हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहने वाली है स्पेशल फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम के लिए। आज हम करने वाले हैं आरएसआर राजस्थान सेवा नियम, और राजस्थान सेवा नियम का आज करेंगे हम अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। इसके अंदर आपके रूल रहेंगे 141 से लेकर 157 तक। 141 से 157 रूल आपको याद होने चाहिए, तब आपका ये लेसन नंबर 13 वैदेशिक सेवा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर जो 141 है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 141 में है वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति होना आवश्यक है, ये कहता है रूल नंबर 141। तो पहले तो इस वर्ड को क्लियर कीजिए। वैदेशिक सेवा का मतलब यहाँ विदेशी सेवा नहीं है। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि शायद फॉरेन में भेजा जा रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैदेशिक सेवा का मतलब है आपका विभाग इस तरह से बदला जा रहा है कि पहले आपको सैलरी है वह संचित निधि से मिल रही थी, और अब आपको जहां भेजा जा रहा है वहां संचित निधि लागू नहीं होगी, बल्कि जिस संस्था में भेजा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। हाँ, सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, ये बात क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, वैदेशिक सेवा का मतलब विदेशी सेवा नहीं है। चलिए, अब आप ये क्लियर देख पा रहे हो कि वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति किस में लिखी हुई है? रूल नंबर 141 में। रूल नंबर 141 कहता है कि वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति लिया जाना आवश्यक है। ये नहीं कि उसे पूछे नहीं जाए, कर्मचारी को बिना पूछे आप भेज दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सहमति लेना आवश्यक है। अच्छा, और क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, दो तीन संस्थाएं ऐसी भी हैं जहां कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी भेजा जाता है, यानी बिना सहमति के भेजा जाता है। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? नंबर 1, ये अपवाद के तौर पर है। नंबर 1, ऐसी सेवाएं जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। वहाँ पर कर्मचारी को भेजा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि सरकार के स्वामित्व जहाँ पर होता है, सरकार का स्वामित्व है, वहाँ पर कर्मचारी को उसकी बिना सहमति के भेजा जा सकता है। दूसरी कौन सी जगह? दूसरी पंचायत समिति। पंचायत समिति बोल दो, या फिर बोल दो आप जिला परिषद। जिला परिषद, यहाँ पर भी बिना कर्मचारी की सहमति के कर्मचारी को भेजा जा सकता है। तो देखिए, रूल नंबर 141 क्या कहता है? वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। तो मोस्टली तो कर्मचारी की सहमति लेना आवश्यक है, लेकिन दो स्थितियाँ ऐसी है जहाँ बिना कर्मचारी की सहमति के भी भेजा जा सकता है। फर्स्ट नंबर कौन सी है? राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सेवाएं। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सेवाएं, यानी ऐसी सेवाएं जो राज्य सरकार के क्या है? स्वामित्व की है। वहाँ कर्मचारी को बिना उसकी सहमति के भेजा जा सकता है। और दूसरी, पंचायत समिति और जिला परिषद में भी बिना कर्मचारी की सहमति के भेजा जा सकता है। और जब किसी कर्मचारी को इस तरह से भेजा जाता है तो वही कहलाती है वैदेशिक सेवा। तो कहीं आप सोचो कि फॉरेन भेजा जा रहा है, विदेशी सेवा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, 141 हो गया। अब देखिए 142। 142 क्या कहता है? देखिए, 142 कहता है कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है? 141 तो कहता है वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। 142 कहता है कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है। तो देखिए, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण करने के कुछ एक बिंदु हैं।
पहला बिंदु है कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है, कि अगर ऐसी जगह भेजना पड़े कि वहाँ की सेवाएं अगर लोकहित की है, लोकहित यानी जनहित की है, तब स्थानांतरण किया जाता है। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है? फर्स्ट कहता है कि स्थानांतरण के पश्चात संस्थान में की जाने वाली सेवाएं अगर लोकहित में है। अगर मान लो कहीं आपको आपकी ज़रूरत है लोकहित जनहित के कार्यों के लिए, तो आपका क्या किया जाएगा? आपको डेपुटेशन पर भेजा जाएगा, आपको वैदेशिक सेवा में भेजा जाएगा। नंबर 2, आपको ऐसी जगह भी भेजा जा सकता है जहां संचित निधि से सैलरी दी जा रही है। यानी स्थानांतरण के समय कर्मचारी ऐसे पद पर कार्य करता है जहां भुगतान जो है ना राज्य की संचित निधि से किया जाता है। उस मामले में यहाँ ये रूल लागू नहीं होगा, कर्मचारी की सहमति नहीं मांगी जाएगी। कर्मचारी की सहमति बिल्कुल नहीं मांगी जाएगी। अगर कहाँ भेजा जा रहा है? जहाँ भुगतान कौन दे रही है? राज्य सरकार अपनी संचित निधि से दे रही है। और यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि कर्मचारी का जो पदाधिकार है ना, वो ऐसा है कि अगर वो विदेशी सेवा में नहीं जाएगा ना, तो उसका पदाधिकार निलंबित बना रहेगा। तो उसे मजबूरन नहीं जाना पड़ेगा कि अगर आपका पदाधिकार, कर्मचारी का पदाधिकार निलंबित है, अगर वो विदेशी सेवा में नहीं जाता, वैदेशिक सेवा में नहीं जाता, तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ 2 रूल कंप्लीट हो गए। पहला रूल क्या कहता है? 141 क्या कहता है? वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। और 142 क्या कहता है? वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है? वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है? अब देखिए रूल नंबर 143 क्या कहता है? अवकाश के दौरान वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर वेतन आदि का भुगतान। मान लो आप अवकाश पर चल रहे हो और अवकाश के दौरान आपको कहाँ भेजा जा रहा है? वैदेशिक सेवा में आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो वेतन आदि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, इसको देखिए। तो यहाँ देखिए कुछ बिंदु हैं। फर्स्ट बिंदु ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ऐसा है भी, आप कहाँ हैं? अवकाश पर हैं। आप कहाँ पर हैं? अवकाश पर हैं। और अवकाश के दौरान आपको कहाँ भेज दिया गया है? वैदेशिक सेवा में आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो उसी आदेश के साथ ही आपका अवकाश क्या माना जाएगा? निरस्त माना जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को स्थानांतरण वैदेशिक सेवा में ऐसे समय पर किया जाता है कि वह कहाँ चल रहा है? अवकाश पर चल रहा है, तो स्थानांतरण के आदेश के साथ ही उसका अवकाश क्या माना जाएगा? निरस्त माना जाएगा। तो 143 नंबर यही कहता है कि आप कहाँ पर हैं? अवकाश हैं, और अवकाश के दौरान आपको कहाँ भेजा जा रहा है? अब वैदेशिक सेवा में आपका ट्रांसफ़र स्थानांतरण किया जाता है। तो आप समझ जाइए कि उसी दिन से आपका क्या हो जाएगा? अवकाश निरस्त हो जाएगा। 1 नंबर तो ये कहता है। दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरा नंबर संबंधित है पदोन्नति से। सपोज करो, क्योंकि यहाँ पर वेतन की बात हो रही है तो पदोन्नति की बात होगी। सपोज करो कि वैदेशिक सेवा के दौरान आपका जो मूल कैडर है, मूल संवर्ग है, मूल कैडर, मूल संवर्ग है, उसमें आपकी पदोन्नति हो जाती है। तो आप, ये तो मूल में हो रही है, लेकिन उस वक्त आप कहाँ होंगे? आप होंगे वैदेशिक सेवा में। तो वहाँ देखा जाएगा कि वैदेशिक सेवा में कार्य और प्रकृति, कार्य की जो प्रकृति है ना, और उसके आधार पर आपके जूनियर की अगर पदोन्नति हो रही है तो आपकी भी पदोन्नति की जाएगी। क्या कहता है? देखिए, यदि कर्मचारी की पदोन्नति उसके मूल संवर्ग में होती है, मूल संवर्ग यानी कैडर में होती है, तो आपको देखा जाएगा कि वैदेशिक सेवा में कार्य की प्रकृति और मूल संवर्ग में जूनियर की को पदोन्नति अगर दी जा रही है, तो ध्यान रहे कि आपको भी वैदेशिक सेवा में क्या दी जाएगी? पदोन्नति दी जाएगी। ये नहीं कि आपको कोई पदोन्नति ना हो।
चलिए, प्रभात है मूल संवर्ग। मूल संवर्ग मतलब जहाँ से आप निकल के गए हो। वैदेशिक सेवा जहाँ टेम्परेरी गए हो, आप फिक्स नहीं है वहाँ पर, वापस लौटना है आपको। मूल में तो आपको लौट के आना ही है। फिर देखिए 141 कहता है वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति, लेकिन 2 बिंदुओं पर आप सहमति मांगेंगे नहीं सरकार। अगर मान लो कि आपको भेजा जा रहा है सरकार द्वारा नियंत्रित सेवाएं जहां संचित निधि से आपको सैलरी मिल रही है, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई सहमति नहीं। पंचायत समिति या जिला परिषद भेज रहे हैं तो भी कोई सहमति नहीं। तो वैसे रूल कहता है कि वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति लेना आवश्यक है। 141। 142 कहता है कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब होता है। 1 नंबर लोकहित की बात हो, मान लो कि ऐसा कोई कार्य के लिए हो जो लोकहित में हो तो आपको भेजा जाएगा। दूसरा, ऐसा भी जहाँ संचित निधि राज्य सरकार अपनी सैलरी स्वयं संचित निधि से दे रही है, और ऐसे पद पर पदाधिकार रख रहे हो कि वैदेशिक सेवा में नहीं जाओगे तो आपका पदाधिकार निलंबित बना रहेगा, तो आपको जाना पड़ेगा। 143 कहता है कि अवकाश के दौरान वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर वेतन आदि या पदोन्नति आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेतन तो बाद की बात है, आपका मतलब कुल मिला के उसमें आपके अवकाश में और उनमें क्या फ़र्क प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप अवकाश पर हो, जिस दिन ऐसे ऑर्डर निकल जाए तो आप समझो कि उस दिन से ही आप अवकाश पर नहीं हो, आपको अवकाश निरस्त समझा जाएगा। और अगर मूल संवर्ग में आपको पदोन्नति मिल रही है, आपके जूनियर को पदोन्नति मिल रही है, तो आपको भी पदोन्नति वैदेशिक सेवा में मिलने वाली है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 144, वैदेशिक सेवा। वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त प्रतिनियुक्ति मत लिखो, प्रतिनियुक्त लिखो यहाँ। प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की तारीख, यानी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी, आपने जिस कर्मचारी को कहाँ लगा दिया, वैदेशिक सेवा में लगा दिया, द्वारा वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की तारीख क्या रहेगी, कि वहाँ से आपको सैलरी कब मिलेगी, कहाँ से, वैदेशिक नियोजन से। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी अपना वेतन किससे, वैदेशिक नियोक्ता से, वैदेशिक नियोक्ता यानी जहां आप अब काम करने जा रहे हो, वैदेशिक नियोक्ता से उसी दिनांक से प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है जब सरकार के पद से, यानी जो संचित निधि से मूल जो आपका संवर्ग है वहाँ से पद से आपका चार्ज कार्यभार हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब चार्ज आपका मतलब किसको दे दिया, अब आपका विदेशी नियोक्ता को आपका चार्ज सरकार ने दे दिया मतलब हस्तांतरित कर दिया। कहते हैं ना कार्यभार ग्रहण करना, तो आपका कार्यभार हस्तांतरित जिस दिन कर दे सरकार संचित निधि वाली पूर्व मूल वाली सेवा से, कहाँ, वैदेशिक सेवा में, तो उसी तारीख से आपको विदेशी नियोक्ता से आपको मिलने लग जाएगी सैलरी, उसी दिनांक से मिलेगा वेतन। अच्छा, क्या सरकार रूल चेंज कर सकती है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ राज्य सरकार सामान्य आदेश द्वारा, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट सामान्य आदेश के द्वारा वैदेशिक नियोजन के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले वेतन भत्ते वगैरह जो भी हैं उनके लिए मिलने वाले वेतन कार्य ग्रहण काल के लिए नियम बना सकती है, रूल्स बना सकती है। सरकार चाहे तो रूल बना सकती है, यानी आपको जो वेतन भत्ता वहाँ से मिलेगा ना वैदेशिक नियोजन के दौरान, उसके लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, कार्य ग्रहण काल के लिए नियम रूल बना सकती है। तो चलिए इसमें 144 में है कि आप तो मोटा मोटा ये जान लीजिए, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की तारीख क्या रहेगी, तो नॉर्मली तारीख वही रहेगी जब आपका चार्ज सरकार ने वैदेशिक से नियोक्तों को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब अब जहाँ काम करने जा रहे हो ना, सरकार ने उस जिस वक्त आपको चार्ज कार्यभार हस्तांतरित कर दिया, उसी दिनांक से आपको वेतन वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा विदेशी नियोक्ता से। और सरकार कार्य ग्रहण काल के लिए
आपको मिलने वाले वेतन के लिए क्या बना सकती है, रूल बना सकती है। कब? विदेशी नियोजन के दौरान। चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। 141 कहता है वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। 142 क्या कहता है? वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है? 143 क्या कहता है? अवकाश के दौरान वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर वेतन आदि का भुगतान, मतलब अवकाश के दौरान भी वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया जा सकता है। 144 कहता है कि आपको वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की तारीख क्या रहेगी? तो जिस दिन आपका चार्ज कार्यभार हस्तांतरित हो गया ना, वही तारीख रहेगी। चलिए एक बार फिर से बताता हूँ। 141 क्या कहती है? वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। किससे सहमति नहीं मांगेंगे? यदि आपको सरकार द्वारा नियंत्रित सेवाएं, मतलब संचित निधि से जहाँ सैलरी मिल रही है वहीं भेजा जा रहा है तो आपकी सहमति की ज़रूरत नहीं है। पंचायत समिति या जिला परिषद में आपको भेजा जा रहा है तो आपकी सहमति की ज़रूरत नहीं है। 142 कहते हैं कि आपका स्थानांतरण वैदेशिक सेवा में कब किया जाता है? अगर कोई कार्य ऐसा है लोकहित का है, आपको भेजना जरूरी है तो, और दूसरा आपको अगर संचित निधि का कोई जगह है वहाँ भेजा जा रहा है तो स्थानांतरण किया जा सकता है। 143 अगर आप अवकाश के दौरान वैदेशिक सेवा में हो तो आपका स्थानांतरण अवकाश के दौरान भी किया जा सकता है। 143 कहते हैं कि जरूरी नहीं आप छुट्टी पर हो तो आपका स्थानांतरण नहीं हो, आपका स्थानांतरण किया जा सकता है वैदेशिक सेवा में। और अगर आपकी पदोन्नति होती है तो आपको वो भी फ़ायदा मिलेगा। हाँ, जिस दिन आपको वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण आपका किया जाता है उसी दिन आपका अवकाश भी निरस्त माना जाएगा। 144 क्या कहता है? वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की तारीख, तो वही तारीख होगी जिस दिन चार्ज कार्यभार ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हाँ, सरकार कुछ रूल बना सकती है आपके वेतन को लेकर, आपके कार्य ग्रहण काल को लेकर। कब? जब आप वैदेशिक नियोजन में हैं। ओके, चलिए शॉर्ट में कर लेते हैं। 141 क्या कहता है? 141 कहता है वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। 142 क्या कहता है? वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है? 143 क्या कहते हैं? अवकाश के दौरान वैदेशिक सेवा स्थानांतरण पर वेतन आदि का भुगतान, मतलब अवकाश के दौरान भी वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया जा सकता है। और 144 क्या कहते हैं? अगर आपने वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया है वैदेशिक सेवा में तो आपको सैलरी कब मिलेगी? तो जिस दिन आपको वहाँ यहाँ से एक तरीके से चार्ज आपका ट्रांसफ़र किया गया, कार्यभार आपका ट्रांसफ़र किया गया है। वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा वैदेशिक नियोजन में वेतन प्राप्त करने की तारीख। ये 4 हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आता है 144A वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें। ये काफ़ी बड़ी शर्तें हैं तो अगली वीडियो में हम ओनली ये शर्तें ही पढ़ेंगे। 144A वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें। चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल स्टडी विद SK वर्मा सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद SK वर्मा, ये हमारे YouTube चैनल है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज की वीडियो में हमने किया अध्याय नंबर 13 को स्टार्ट। नाम है वैदेशिक सेवा, रूल है 141 से 157। आज हमने 4 रूल 141, 142, 143 और 144 को किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ही रूल करेंगे 144A, क्योंकि इसमें है काफ़ी मात्रा में मैटर। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।